नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक नई पहल हमने शुरुआत की है। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आएगी। छोटा पैक नाम से थ्योरी की एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तव में ये छोटा पैक आप पर बड़ा असर करेगा, ऐसा हमारा मानना है। इस छोटे पैक सीरीज़ में हम थ्योरी के ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिनमें कंपैरिजन करना हो। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लगभग कवर होते हैं, बस उनमें दो चीज़ों में अंतर करना थोड़ा सा उनको अलग लगता है। तो दो चीज़ें कंपैरिजन वाली एक साथ पढ़ेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और कन्फ्यूजन या डाउट जितने भी है वो दूर हो जाएं। छोटा पैक सीरीज़ का नाम हमने छोटा पैक इसीलिए रखा है क्योंकि ये लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो ही होगा और जनरली इसके पीछे कारण ये है कि बच्चे 10-15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो देखते भी नहीं हैं। इसलिए हमने ये रखा है टॉपिक का नाम। आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी पसंद आई। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो कंटिन्यू आपको इस पर वीडियोज़ दिए जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्मेचर रिएक्शन। डीसी जनरेटर में आर्मेचर कैसे रिएक्ट करता है, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है। दोनों के पेपर में क्वेश्चन आते हैं लेकिन दोनों में कुछ अंतर ज़रूर होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सो आप कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। छोटा पैक सीरीज़ है लेकिन बहुत बड़ा असर आप पर होगा, ऐसा मुझे भी विश्वास है। आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके आपको टॉपिक कैसा लगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्मेचर प्रतिक्रिया। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। पेपर में सवाल कैसा पूछा जाएगा आपसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही इसकी डेफिनेशंस और चीज़ें जो है वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले आर्मेचर प्रतिक्रिया है क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत सिंपल है और शॉर्ट में आपको भी इसकी परिभाषा देनी है कि आर्मेचर चालकों द्वारा या आर्मेचर चालकों का चुंबकीय क्षेत्र जो मुख्य फ्लक्स को प्रभावित करता है, ठीक है, उसे हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अब ये तो है एक छोटी सी परिभाषा। आधे से ज़्यादा बोलेंगे गुरुजी इसमें छोटा पैक वाली बात क्या है। थोड़ा सा वेट कीजिए और आज इस क्लास को पूरा देखिए। विश्वास दिलाता हूँ आगे से आप सभी क्लासेज को पूरा ज़रूर देखा करेंगे। आर्मेचर प्रतिक्रिया की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। शॉर्ट में परिभाषा देनी है कि आर्मेचर चालकों का चुंबकीय क्षेत्र जब मुख्य फ्लक्स को प्रभावित करता है या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव डालता है तो उसे हम आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं। सवाल पूछा जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया कारण क्या है या किसका प्रतिपादन करती है। ये लेंज नियम का अनुपालन करती है, या यूँ कह सकते हो कि इसकी जड़ या जो मूल कारण है वो कौन है, लेंज का नियम है। क्योंकि लेंज ने ये कहा था कि कोई भी चीज़, मान लो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, वैसे तो पूरी परिभाषा आप जानते होंगे। लेंज नियम की परिभाषा ये है कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होती है। लेकिन हम शॉर्ट में ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होता है। आर्मेचर चालकों में चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से प्रभावित हुआ? मेन फ्लक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर मेन फील्ड फ्लक्स नहीं होता तो कोई उसमें वोल्टेज नहीं बनता, कोई धारा प्रवाह नहीं होता, आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना ही नहीं होती। इसलिए लेंज नियम का अनुपालन करता है ये। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ जो है, कम्यूटेशन जो है, ये सब लेंज के नियमों के कारण ही हो रहा है। तो लेंज नियम का अनुपालन ये करता है या लेंज नियम के कारण होता है। पेपर में कई बार सवाल पूछा गया कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिमाण समझते हो क्या? क्वांटिटी, रिस्पॉन्स करने का तरीका, कितना प्रभावशाली था। परिमाण का मतलब ये सवाल पूछा गया कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिमाण किस बात पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये IA पर निर्भर करेगा। IA का मतलब है आर्मेचर धारा पर। कई जगह आर्मेचर धारा के मान पर लिख देते हैं, कई जगह लिख देते हैं आर्मेचर करंट की इंटेंसिटी पर, यानी आर्मेचर धारा की तीव्रता पर निर्भर करेगा, ऐसा भी दे देता है। तो ये छोटे दो चीज़ें याद रह गई, बस इतना ही ध्यान रखना है। आर्मेचर प्रतिक्रिया है क्या, किस नियम का अनुपालन करती है, किस बात पर आर्मेचर रिएक्शन निर्भर करती है। ठीक है, अब आ जाओ
डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसे कैसे काम करती है। तो यही बड़ा टॉपिक आज का हमारे लिए रहने वाला है, जिसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया फील्ड संतृप्तता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। यानी जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है वो सैचुरेट है या अनसैचुरेटेड है, संतृप्त हो गया या नहीं हुआ, इस बात से निर्धारित होगा डीसी जनरेटर में। तो जबकि अल्टरनेटर में, एसी जनरेटर का मतलब अल्टरनेटर लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंडेंट होगी। ये बड़ा सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो फील्ड की एक्साइटेशन या फील्ड की जो सैचुरेशन होगी ना, वो एक तरह से प्रेरित वोल्टेज के मान को प्रभावित करता है। साथ ही उससे अगर जनरेटिंग स्टेशन का है तो पावर फैक्टर भी बदलता है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन किस बात पर निर्भर करेगा? पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा। दोनों में बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक बात है, समझ रहे होंगे। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन केवल 2 ही प्रकार की होती है। एसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन 3 प्रकार की होती है, ठीक बात है। आई थिंक दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो ज़रूर इसे समझिएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले है उसको अपन बोलते हैं प्रतिचुंबकन, ठीक है। डीसी जनरेटर में जो 2 होती है उनमें क्या नाम है? एक को बोलते हैं प्रतिचुंबकन और दूसरे को बोलते हैं विचुंबकन। विचुंबकन का ही दूसरा नाम भी लिखते हैं अपन, और वो है अचुंबकन। इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस मैग्नेट और डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है। यहाँ पर जो 3 आती है उनमें से 2 तो सेम है, लेकिन तीसरा एक और अलग से बढ़ जाता है इसमें, है ना। तीसरा कैसे बढ़ जाएगा देखो इसमें। तो एक तो यही है जिसको अपन प्रतिचुंबकन बोलते हैं। प्रतिचुंबकन का एक और नाम है यहाँ पर, और वो है विरूपण। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टोर्शन। विरूपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन बोलते हैं। प्रतिचुंबकन को क्या बोलेंगे? क्रॉस मैग्नेट। दूसरा जो यहाँ पर है वो सेम है विचुंबकन वाला, यानी डीमैग्नेटाइजिंग वाला। लेकिन तीसरा जो यहाँ पर है ना एक और, वो है चुंबकन का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग। समझ गए? आ जाओ फिर कैसे कैसे होगा देखो। प्रतिचुंबकन जो होता है ये फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले होता है। एक डीसी जनरेटर के पेपर में देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। एक अनसैचुरेटेड डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है? छोटा क्वेश्चन, प्रतिचुंबकन प्रकार की। इंग्लिश में लिखते हैं इसको क्रॉस मैग्नेट। इंग्लिश वाला थोड़ा शब्द भी ध्यान रखना, क्योंकि ये हेल्प करता है सीखने में। कई बार प्रतिचुंबकन ना लिखें, क्योंकि इसी को हिंदी में चुंबकीय विक्षोभ लिख सकते हैं, चुंबकीय विकृति लिख सकते हैं, चुंबकीय विरूपण लिख सकते हैं, कई सारे नाम लिखता है वो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फील्ड पोल सैचुरेट होने से पहले, और जो विचुंबकन प्रतिक्रिया है ये तब होती है जब अपना फील्ड सैचुरेट हो जाए, यानी संतृप्त होने के बाद की प्रक्रिया। समझ में आ गई बात? दोनों, एक सैचुरेट होने से पहले, एक सैचुरेट होने के बाद। यहाँ देखिए माय डियर, तीनों कैसे कैसे आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझना होगा। प्रतिचुंबकन प्रतिक्रिया तब होती है जब यूनिटी पावर फैक्टर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि इकाई पावर फैक्टर पर एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होगी। इंग्लिश में लिखा होता है डिस्टोर्शनल, हिंदी में लिखेंगे विकृत या विरूपण। इसकी एक हिंदी और बनती है, तो वो क्या बनती है? विकृत बनती है इसकी हिंदी एक। विरूपण या विकृत लिख सकते हो। विचुंबकन जो होती है ये तब होती है जब 0 लैगिंग पावर फैक्टर हो। समझ गए? या सीधा लैगिंग भी लिख सकते हो। 0 लैगिंग कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखा आता है पेपरों में, तो आप 0 लैगिंग कर सकते हो।
यानी कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि विचुंबकन प्रभाव तब होता है जब अल्टरनेटर से इंडक्टिव लोड कनेक्टेड हो। प्रतिचुंबकन प्रभाव तब होता है जब रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड हो। समझ रहे हो ना चीज़ों को? कुछ क्लियर हो रहा है? समझ रहे होंगे, अच्छे से आ रहा है, वो कंपैरिजन हो रहा है, तो बस कामयाब हो। ये अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन वाला मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है यूपीपीसीएल TG2 में आता है, दिल्ली मेट्रो में ये आ गया, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में ये आया, इवन जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, बीटेक वाले जो होते हैं ना, उनके पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। ये आसान भी है लेकिन एक स्टैंडर्ड भी है। वास्तव में ऐसे क्वेश्चन बच्चों को आने भी चाहिए। चुंबकन प्रकृति पर आ जाते हैं, तो चुंबकन प्रकृति को बोलते हैं जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ऐसा तब होगा जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा, यानी हम यूँ बोल सकते हैं कि ये तब होगा जब अल्टरनेटर पर कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड हो। बात समझ में आ गई इतनी दूर? कौन से पावर फैक्टर पर कैसा होगा। अच्छा, इन दोनों में क्या कि एक चीज़ और आती है, चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, चुंबकीय फ्लक्स की प्रकृति कैसी होगी, ये चीज़ें भी यहाँ से थोड़ी सी आती है। तो एक बार डीसी वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन एसी की तरफ आगे और बढ़ेंगे, है ना। यहाँ से अब हटा दूँ थोड़ा थोड़ा, ये तो समझ ही गए होंगे। मतलब इनमें होता क्या है, कम से कम ये तो देखें। तो इसमें ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो विकृत हो जाता है। विकृत मतलब एक यूनिफॉर्म रूप से चल रहा था, अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, घटने लग जाता है। किसी समय 100 वेबर का था ना, बाद में ये 50 वेबर का, 20 वेबर का ही रह जाएगा। और हम सब जानते हैं कि अगर मेन फील्ड फ्लक्स कम होगा तो जनरेटर का ईएमएफ भी कम हो जाएगा, यानी ईएमएफ घटने लगता है और धीरे धीरे इंड्यूस्ड वोल्टेज घट करके शून्य हो जाती है, प्रेरित ईएमएफ का मान 0 हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाता है, ईएमएफ घटने लगता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र विरूपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र विरूपित होने से क्या होगा, स्पार्किंग ज़्यादा होने लग जाती है, स्पार्किंग बढ़ जाती है। थोड़ी बहुत तो होती है, किसी भी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वाले डिवाइस पर हम स्पार्किंग को पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, लेकिन मिनिमम ज़रूर कर सकते हैं। ये वही है जो MNA GNA से आगे खिसक जाती है, बोलते हो ना आप। तो प्रतिचुंबकन में एक और चीज़ भी बोली जाती है फिर, कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो GNA से थीटा डिग्री आगे खिसक जाता है। इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का विरूपण हो जाना। एकदम सीधा चल रहा था, GNA MNA दोनों सेम लाइन पर थी, एक पोजीशन ऐसी आई कि GNA अपनी जगह रहा, MNA आगे खिसक गया। ब्रूसों को धारा कलेक्ट करने में थोड़ा हवा से रास्ता तय करना पड़ रहा था, जहाँ स्पार्किंग ज़्यादा हो रही थी। तो MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, GNA यानी ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस से थीटा डिग्री, मतलब थीटा डिग्री का मतलब है कुछ कोण पर कितने डिग्री खिसकेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्मेचर धारा का मान कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। फील्ड पोल सेचुरेट होने से पहले डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया या अनसेचुरेटेड डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के दौरान MNA GNA से कितना आगे खिसकेगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, आर्मेचर धारा की तीव्रता पर। इंटेंसिटी ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ लिख सकता है आर्मेचर करंट। आर्मेचर धारा की तीव्रता पर डिपेंड करेगा कि 2 डिग्री आगे खिसका, 5 डिग्री आगे खिसका, 50 डिग्री आगे खिसका। जितना अधिक डिग्री आगे खिसकेगा उतना ही आर्मेचर प्रतिक्रिया अधिक मानी जाएगी, उतना ही जनरेटर पर अधिक बुरा असर पड़ेगा, उतना ही हम ये कह सकते हैं कि EMF या जनरेटर की दक्षता कम होगी। मतलब काम करने का तरीका, ज़्यादा खिसकना जनरेटर के लिए सही नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है, समझ गए। और विचुंबकन वाला तो छोटा सा है ही। क्या बोल रहे हो कि चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, जब मेन फील्ड फ्लक्स घटेगा तो फिर EMF भी घटेगा, नो डाउट, ठीक बात है। गुरु, इनका निवारण क्या है? इनका निवारण तो ये है कि ये जो GNA है ना, इसको वापस MNA पर ले आओ। इसके निवारण में तो आपको क्या लिखना है, थोड़ी सी बोर्ड पर जगह कम है, मेन तो वही फंक्शन है, इसलिए इसको रिपीट करा रहा हूँ।
इसका निवारण ये है कि GNA को घुमाव दिशा में, जिस दिशा में जनरेटर आगे चल रहा है वापस MNA पर ले आओ। और इसका निवारण ये है कि अगर छोटी मशीन है तब तो फील्ड करंट का मान बढ़ा दो। क्या करो? फील्ड करंट का मान बढ़ा दो। और अगर बड़ी मशीन है तो फिर एक अलग से वाइंडिंग करो जिसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेशन का हिंदी में मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, प्रतिकारक वाइंडिंग लगाते हैं। चलो DC वाला तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब AC वाले पर आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में सवाल भी पूछे जाते हैं। देखो यहाँ बोलते हैं इस चुंबकन प्रक्रिया को पेपर में पूछा जाता है कि जब कैपेसिटिव लोड संयोजित हो या लीडिंग पावर फैक्टर हो तो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी, या आर्मेचर द्वारा निर्मित चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है। तो यहाँ इसको बोलते हैं कि ये है मुख्य फ्लक्स का सहयोग करता है। क्या करेगा? मुख्य फ्लक्स का सहयोग करेगा। यानी 20 वेबर का फ्लक्स पहले से बन रहा था, 10 का ये बना रहा है तो टोटल फ्लक्स जुड़ करके 30 वेबर हो गया। इसलिए इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, उल्टा घटने की बजाय टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है। और यही वो कारण है कि यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आएगा। यही वो सिचुएशन है जहाँ नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर वोल्टेज का मान अधिक होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? आर्मेचर प्रतिक्रिया चुंबकन प्रकृति क्या क्या करती होगी, या लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या होता होगा, या कैपेसिटिव भार पर क्या होता होगा। मुख्य फ्लक्स का सहयोग करता है जिससे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक आता है, नो लोड की अपेक्षा फुल लोड वोल्टेज अधिक होती है। विचुंबकन में क्या आता है कि मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, इसलिए VT घट जाता है, VR का मान पॉजिटिव होगा, V नो लोड का मान हमेशा फुल लोड से अधिक होगा। इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं बताते, लेकिन यूँ बताते हैं कि कुछ प्रभावित करता है या कुछ विरोध करता है। रेजिस्टिव लोड में चुंबकीय क्षेत्र को कुछ प्रभावित करता है या कुछ विरोध करता है, अधिक विरोध नहीं करता है, ठीक है। इसलिए VT लगभग स्थिर रहती है या बहुत कम प्रभावित होती है, इतना इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इस प्रतिचुंबकन का तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के बारे में आता है कि इनका निवारण क्या है, इन दोनों को आपको ख़त्म कैसे करना है। विचुंबकन वाले में कहा जाता है कि फील्ड करंट को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है जिससे फील्ड का फ्लक्स बढ़ गया, और इसके बारे में कहा जाता है कि फील्ड करंट को थोड़ा सा घटाया जाता है यानी कम किया जाता है, ठीक है। फील्ड करंट कम करेंगे तो मेन फ्लक्स कम हो गया, वोल्टेज अपने लेवल पर आ गई, क्योंकि हमारे लिए ना तो लीडिंग पावर फैक्टर काम का है और ना ही लेगिंग पावर फैक्टर काम का है। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा पैक जो आप पर बड़ा असर करने वाला है। चीज़ें पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड सबसे पहले कीजिए। ऐप में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे जल्द ही नए टॉपिक के साथ, फिर से हाजिर होंगे छोटा पैक लेकर। बहुत धन्यवाद।